अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूनेटल सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन किस तरह से हो जाती है, क्या चेंजेस आ जाती हैं उसमें, और अगर हम इसको फीटल सर्कुलेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर नहीं होती जबकि फीटल सर्कुलेशन में होती हैं। तो 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रोल फीटल सर्कुलेशन में होता है और बर्थ के बाद उनका रोल ख़त्म हो जाता है। उन 4 चीज़ों में हमारे पास डक्टस फिनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, अम्बिलिकल वेसल्स एंड हमारे पास फोरामन ओवेल आ जाता है। अगर हम लोग स्टार्ट करें डक्टस फिनोसिस से, तो हमने देखा फीटल सर्कुलेशन में डक्टस फिनोसिस को कि किस तरह से हमारे पास अम्बिलिकल वेन ने डक्टस फिनोसिस की फॉर्मेशन करवाई, हमने सारा देखा था। और वहाँ पे हमने स्फिंक्टर को भी पढ़ा था, ठीक है। स्फिंक्टर का जो रोल था हमने उसको भी डिस्कस किया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सारे जो ये ब्लड होता है उसको लिवर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और हार्ट में जाने से रोकता है, ठीक है। बर्थ के बाद क्या होगा कि ये वाला स्फिंक्टर जो है ये टोटली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन फुल हो जाएगी और जितना भी ब्लड नीचे से आ रहा था वो सारा का सारा लिवर में चला गया, ठीक है, हेपेटिक सिनोसॉइड्स में चला गया। यानी कि अब जो ब्लड यहाँ अम्बिलिकल वेन से डक्टस फिनोसिस से होते हुए इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाना था, वो वाला प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो सिर्फ लिवर तक जा रहा है, इससे आगे वो ट्रेवल नहीं कर रहा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डक्टस फिनोसिस का जो रोल था, उसका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन से हार्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। इस एक वजह से भी राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है बर्थ के बाद वो कम हो जाता है, क्योंकि अब जितना बर्डन उसने उठाना था फीटल सर्कुलेशन में इसे अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आ रहा था उसकी वजह से अब वो काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बर्थ के बाद जो हमारे पास ये लंग्स होते हैं ये फिर फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। बर्थ से पहले ये फंक्शनल नहीं होते, इनके अंदर वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हुई होती है, वास्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वास्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो इसमें कम हो जाता है। अच्छा, अब बर्थ के बाद क्या होगा कि लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करने लग गए, एक्सपैंड करने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस कम हो गई, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो पल्मोनरी फ्लो जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से राइट एट्रियम का प्रेशर जो होता है वो लेफ़्ट एट्रियम से क्या कहते हैं डिक्रीज़ कर जाता है बर्थ के बाद। बर्थ से पहले तो राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब बर्थ के बाद लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा है। किस तरह से ज़्यादा होता है, वही दो रीज़न जो हमने पहले डिस्कस की। पहली रीज़न क्या कि अम्बिलिकल वेन का एंडक्टस फिनोसिस का ख़त्म हो जाना, तो जो ब्लड वहाँ से आना था इन्फीरियर वेना केवा से होता हुए वो ब्लड अब ख़त्म हो गया। अब जो ब्लड आएगा वो सिर्फ लोअर लिम्ब से एंड एब्डोमेन के पोर्शन से ही आएगा। अब इस हार्ट पे इतना राइट हार्ट पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ब्लड का प्रोपोर्शन आधा हो चुका है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन वाले ब्लड को अब वो कैरी नहीं कर रहा। पहले तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से अब हमारे पास राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो गया और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर उसके मुकाबले में ज़्यादा हो गया। अब दूसरी चीज़ जो कि लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को बढ़ा रही है, सेम जो भी हमने डिस्कस की कि पल्मोनरी वेन्स में रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा ब्लड उधर जाएगा और फिर वहीं से ज़्यादा ब्लड आने की वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके मुकाबले में लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने बात कर ली सारी डक्टस फिनोसिस की और हमें ये भी पता चल गया कि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कैसे ज़्यादा होता है राइट एट्रियम के प्रेशर से। अब हम बात करेंगे फोरामन ओवेल के बारे में कि फोरामन ओवेल जो है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब जो फोरामन ओवेल है इसको मैं आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ। तो बिफोर बर्थ हमने देखा राइट एट्रियम में हाई प्रेशर था, लेफ्ट एट्रियम में लो प्रेशर था। ये हमारे पास सेप्टम सेकेंडम का इसकी अपर लिम्ब है, ये इसका लोअर लिम्ब है, और ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम है जो कि बाद में वेल्व ऑफ फोरामन ओवेल बन गया था। अब राइट एट्रियम में हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड ने क्या किया, इस वेल्व को पुश किया जो कि साइड पे चला गया और ब्लड जो है आराम से एंटर हो गया लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वो आगे से लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड थ्रू आउट एओर्टा ये वो सब कुछ, ठीक है। बर्थ के बाद क्या हुआ, बर्थ के बाद ये हुआ कि राइट एट्रियम में प्रेशर कम हो गया, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर राइज कर गया। जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर राइज कर गया तो अब जो ब्लड है वो फोरामन ओवेल के थ्रू जब राइट में जाने लगेगा राइट एट्रियम में, तो जो यहाँ पे हमारे पास वेल्व था फोरामन ओवेल का, ठीक है, वो सेप्टम सेकेंडम के साथ बिल्कुल टच हो गया, उसके साथ बाइंड हो गया। हमें पता है हमेशा हर चीज़ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करती है, तो यहाँ जब प्रेशर हाई है और यहाँ लो है और ब्लड हाई से लो जाने की कोशिश करेगा, तो ये सेप्टम प्राइमम या फिर ये या जो हम इसको वेल्व फोरामन ओवेल कहते हैं, ये सेप्टम सेकेंडम के साथ कंसाइड कर जाएगा और इस फोरामन ओवेल को क्लोज कर देगा, ठीक है। इस तरह ना जो प्रेशर है इस तरह जहाँ ना हमारे पास ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है और ना ही लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास जो फोरामन ओवेल है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है।
तो हमें पता चल गया फोरामन ओवल कैसे क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी साफ पता चल रहा है हमें किसी किस्म का कोई फोरामन नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म की ओपनिंग नज़र नहीं आ रही जिससे ब्लड आइदर एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जा सके। ठीक है, यहाँ पे जो वेल्व है फोरामन ओवल का या जो सेप्टम प्राइमम है ये सेप्टम सेकेंडम के साथ बाइंड हो चुका है। ठीक है, फोरामन ओवल ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे डक्टस आर्टरियोसिस की, यानी कि इसकी बात करेंगे। अब इसमें जो है दो किस्म की चेंजिंग्स आती हैं। पहली चीज़ ये आती है कि इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे हो जाती है कि वो असेंडिंग एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक की तरफ हो जाती है। जबकि जब हमने फीटल सर्कुलेशन में देखा था तो हमने देखा था पल्मोनरी ट्रंक से असेंडिंग एओर्टा की तरफ जो है ब्लड जा रहा था इस डक्टस आर्टरियोसिस से। तो अब क्या चीज़ है जिसने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया है? अच्छा, हमने बोला कि बर्थ के बाद लंग्स की मतलब वो एक्सपैंड करिए, उनके एक्सपैंड होने की वजह से पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम हो गई थी। अब इसकी पल्मोनरी रेजिस्टेंस इतनी कम हो गई है कि उसके मुकाबले में सिस्टेमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम फिज़िक्स में पढ़ते होते थे सर्किट्स में कि जो करंट होता है जब वो फ्लो करता है तो जिस पैसेज वे से उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो ज़्यादा वहाँ जाना प्रेफर करता है। तो जब सेम इसी तरह जब ब्लड इस असेंडिंग एओर्टा में से जाता है और जब वो देखते हैं उसे बीच में एक रास्ता नज़र आता है, भाई यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मुझे रेजिस्टेंस कम मिलेगी क्योंकि ये वाला एरिया तो लो रेजिस्टेंस का है पल्मोनरी ट्रंक वाला। तो वो जब हाई रेजिस्टेंस वाले एरिया से लो रेजिस्टेंस वाले एरिया में आने की कोशिश करता है तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। असेंडिंग एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक की तरफ डायरेक्शन चली जाती है। बाद में क्या होता है कि ये जो हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस ये कम्प्लीटली कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ख़त्म हो जाता है। अब इसकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है ना वो हमारे पास होता है जी ब्रेडिकाइनिन। अब इस ब्रेडिकाइनिन को कौन रिलीज़ करवाता है? इस ब्रेडिकाइनिन को बेसिकली हमारे लंग से रिलीज़ करवाते हैं और इतना रिलीज़ करवाते हैं जब ऑक्सीजन कंटेंट हाई हो जाए। कितना हाई हो जाए कि वो 50 मिलीमीटर मर्करी तक चला जाए। तो उस कंडीशन में ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पे आके जो डक्टस आर्टरियोसिस वाला पोर्शन है इस जगह पे स्मूथ मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे और अल्टीमेटली इनको ख़त्म कर देंगे। अब ये हमने बात कर ली बर्थ के बाद होता है, तो बर्थ से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इस डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं? उस कंडीशन में हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों रिलीज़ हो रहे होते हैं? बेसिकली उस लेवल पे मतलब बर्थ से पहले हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है। ऑक्सीजन के कंटेंट कम होने की वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन ने रिलीज़ होना होता है। और कौन से दो टाइप की होती हैं हमारे पास? I2 टाइप की होती है, E2 टाइप की होती है। इन्होंने इनको रिलैक्स रखना होता है, इस वजह से बर्थ से पहले इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती और ये डायलेटेड फॉर्म में ही होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे होंगे कि बर्थ के बाद कैसे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो गया और बर्थ से पहले क्यों कम था? अब खुद सोचें कि बर्थ से पहले ऑक्सीजनेशन जो होनी है वो बेसिकली प्लेसेंटा से होनी है और बर्थ के बाद किसके थ्रू होनी है? लंग्स के थ्रू होनी है। अब दो लंग्स जितनी अच्छी ऑक्सीजनेशन करवा सकते हैं, क्या एक प्लेसेंटा जो है वो उतनी अच्छी ऑक्सीजनेशन करवा सकता है? नहीं करवा सकता। हाँ, उतनी ज़रूर करवा सकता है कि हमारी बॉडी की उस टाइम पे फीटस की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएँ, लेकिन जो ऑक्सीजनेशन बेटर तौर पे बेस्ट तरीके से जो करवा सकते हैं वो लंग्स करवा सकते हैं। इसलिए बर्थ के बाद जब लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ हो जाता है और बर्थ से पहले चूँकि ऑक्सीजन कंटेंट कम था तो उस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एक और बात ये कि जब एक प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है तो उस कंडीशन में ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, ये ओपन रहता है। अगर ये ओपन रहेगा तो बड़ी सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकेशन के तौर पर एंडोमेथिसिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस बेबी को। एंडोमेथिसिन बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करवा देंगे तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस के स्मूथ मसल्स हैं ये डायलेट नहीं होंगे। ठीक है, ये रिलैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये आराम से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे और वो जो मतलब किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन फिर हमें फेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये बात हम लोगों ने सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। जो हमने चेंजेस की बात की थी आफ्टर बर्थ होती हैं। और जब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बर्थ से पहले राइट एट्रियम में, राइट हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है जिस वजह से राइट वेंट्रिकल जो है बर्थ से पहले वो बहुत मतलब कि थिक होता है। बर्थ के बाद क्या होता है, चूँकि अब मोस्टली जो प्रेशर है वो लेफ़्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र हो गया है, लेफ़्ट हार्ट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो थिकनिंग है वो बर्थ के बाद ज़्यादा हो जाती है और राइट एट्रियम की थिकनिंग कम हो जाती है, उसमें एट्रोफी हो जाती है। तो यहाँ तक, यहाँ पे आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया न्यूनेट सर्कुलेशन का भी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।